हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं बीए भाग पहला का इतिहास से जुड़ा हुआ एक और सवाल है आदिकाल के नामकरण से जुड़ा हुआ। सवाल इस प्रकार से आ सकता है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण संबंधी भिन्न भिन्न विद्वानों के मतों का उल्लेख करते हुए अपना मत प्रस्तुत कीजिए, अथवा आदिकाल को किन किन नामों से पुकारा जाता है उन पर चर्चा कीजिए, अथवा हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल कहना कहाँ तक उचित है, अपना मत प्रकट कीजिए। तो सबसे पहले हम इसकी भूमिका लिखेंगे। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल की साहित्य सामग्री की प्रमाणिकता का कोई ठोस आधार अभी तक नहीं मिल सका है, जिसके कारण इस काल के नामकरण की समस्या अभी तक सुलझ नहीं सकी है। अधिकतर इतिहासकारों ने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक के साहित्य रचना काल को हिंदी साहित्य का आरंभिक काल स्वीकार किया है। इसके नामकरण का प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास में विवादस्थ प्रश्नों में से एक प्रमुख प्रश्न है। हिंदी साहित्य के इतिहास के अनेक अधिकारी लेखकों विद्वानों ने इस संबंध में अपने अपने मत दिए हैं। हम इन मतों पर निम्नलिखित रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इस आरंभिक युग को आदिकाल की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने नामकरण के संबंध में कोई पुष्ट प्रमाण तो नहीं दिया। चूंकि यह युग हिंदी साहित्य का आदि युग था, अतः उन्होंने इसे आदिकाल की संज्ञा से विभूषित करना ही सही माना। यदि ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति की जो कमी है वो सर्वथा दिखाई देती है, इसलिए हम इस नामकरण को सार्थक नहीं मान सकते। नंबर 2 पर हमारे पास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नामकरण, जिन्होंने इसे वीरगाथा काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा। उसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी है। अपने मत के पक्ष में उन्होंने रासो ग्रंथों को आधार बनाया है, किंतु इनमें से अधिकांश ग्रंथ या तो इस काल के बाद की रचनाएं सिद्ध हुए हैं या फिर उनकी प्रमाणिकता संदिग्ध थी, मतलब शक के दायरे में रही है। हाँ, कुछ रचनाएं हैं जो हमें जिन्हें अप्रामाणिक रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं। शुक्ल जी ने विद्यापति पदावली और खुसरो की पहेलियों को छोड़ अन्य सभी ग्रंथों को वीरगाथात्मक मानते हुए इस काल का नामकरण वीरगाथा काल किया। इस संबंध में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्री मनेरिया जी ने अधिकांश आधार ग्रंथों की प्रमाणिकता को संदिग्ध मानते हुए शुक्ल जी के इस नामकरण पर असहमति प्रकट की है। मनेरिया जी खुमान रासों को आदिकाल रचना मानते ही नहीं है। श्री नाटा जी ने तो इसका रचना काल संवत 1730 से संवत 1760 के बीच में स्वीकार किया है, जो कि आरंभिक इस काल के बाद पड़ता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान रूप में पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता भी अभी पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो सकी है। यह एक अप्रमाणिक ग्रंथ है। अप्रमाणिक कह लो, अर्धप्रमाणिक कह लो, एक अर्धप्रमाणिक ग्रंथ है। शुक्ल जी ने विजयपाल रासो को वीरगाथात्मक रचना माना है, जबकि यह एक श्रृंगारपरक काव्य है। संपूर्ण ग्रंथ प्रेम प्रसंगों से भरा पड़ा है। साथ ही साथ खुमान रासो, हमीर रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, पृथ्वीराज रासो तथा परमाल रासो आदि ग्रंथ पूरी तरह से ऐतिहासिक स्वीकार नहीं किए जा सकते। अंत हम कह सकते हैं कि जिन रचनाओं के आधार पर शुक्ल जी ने इस काल का नामकरण वीरगाथा काल किया, उनमें ही कुछ कमियां हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। वह कमियां क्या हैं? सबसे पहले है कि इस नामकरण में इस युग के धार्मिक साहित्य की पूर्णता अपेक्षा की गई है, जो इसकी एक व्यापक प्रवृत्ति का परिचायक है, जैसे कि जैन, नाथ आदि साहित्य, लौकिक साहित्य, ये सब भी इस युग में लिखे गए। उनका कहीं भी यहाँ पर जिक्र या चर्चा नहीं की जाती इस नामकरण के अंतर्गत। इस युग का नामकरण जिन रचनाओं के आधार पर माना गया, उनमें से अधिकांश ही अप्रामाणिक हैं, कुछ नोटिस मात्र है तथा कुछ का रचना काल जो है वो इस काल के बाद सिद्ध होता है। तीसरी बड़ी बात यहाँ पर हम देखें तो वो ये है कि यदि हम ये नाम स्वीकार कर लेते हैं तो इस काल की अन्य प्रवृत्तियां जो हैं वह उसके दायरे में नहीं आती, अतः हम उन वीरगाथा काल का नामकरण भी स्वीकार नहीं कर सकते। नंबर 3 पे हमारे पास हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। उन्होंने भी आचार्य शुक्ल के मत में सहमति प्रकट की है और उसे वीरगाथा काल कहना सही समझा है। इस पर हम ऊपर विचार चर्चा कर आए हैं।
नंबर 4 पर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नामकरण, जिन्होंने इसे बीज वपन काल कहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को बीज वपन काल की संज्ञा दी है। उनके नामकरण का आधार यह था कि इस युग में क्योंकि अनेकानेक प्रवृत्तियों का उद्भव हुआ है, अतः इसे बीज वपन काल कहना चाहिए। यदि ध्यान से विचार करें तो हम पाते हैं कि इस युग के हिंदी साहित्य में किसी भी नई साहित्यिक प्रवृत्ति ने जन्म नहीं लिया, बल्कि इस युग की सारी प्रवृत्तियां जो हैं वह अपभ्रंश, जो हिंदी का पहला रूप है, आदि के पूर्ववर्ती साहित्य से परंपरा का विकास के रूप में आई है। मतलब कि हिंदी के जो पूर्ववर्ती रूप है, जो हिंदी का पहला रूप है अपभ्रंश भाषाएं, वहां से विकसित होकर ही यहाँ पर आई हैं। अतः द्विवेदी जी का यह नामकरण भी हमें सही नहीं लगता है। आगे हमारे पास है श्री राहुल सांकृतायन का नामकरण, जो है सिद्ध सामंत काल। महापंडित राहुल सांकृतायन ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी है। इस नामकरण में के मूल में उन्होंने शुक्ल जी की भांति ही प्रवृत्ति विशेष को आधार बनाया है। उनके विचारानुसार यह नाम अधिक सार्थक है, क्योंकि इस युग में एक और सिद्धों की वाणी गूंज रही है तो दूसरी ओर सामंतों की स्तुति हो रही थी। एक बार देखने में तो ये सही लगता है, लेकिन जब इसे ध्यान से इसका मूल्यांकन किया जाता है तो हमारे पास कई तथ्य निकलकर सामने आते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि राहुल जी का यह नामकरण हमारे लिए सार्थक क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो सिद्ध साहित्य अपभ्रंश भाषा में है और सामंत साहित्य जो है वो हिंदी भाषा में है। दूसरे, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह नाम अनुपयुक्त बैठता है। राहुल जी ने अपभ्रंश और पुरानी हिंदी को एक भाषा माना है, जो कि सही बात नहीं है। साथ ही साथ इस काल के जैन, नाथ और लौकिक साहित्य आदि का इसके अंतर्गत कहीं भी जिक्र या चर्चा नहीं की जाती है, इसलिए यह नामकरण भी हमारे लिए सही नहीं बैठता है। नंबर 6 पे है हमारे पास डॉक्टर राजकुमार वर्मा का नामकरण, संधि काल तथा चारण काल। डॉक्टर वर्मा का मत था कि इस युग में क्योंकि अपभ्रंश की समाप्ति और प्राचीन हिंदी का उद्भव हुआ, अतः इस काल को संधि काल कहना चाहिए। इन्होंने संवत 750 से संवत 1000 तक की रचनाओं को संधि काल में रखा और संवत 1000 से लेके संवत 1375 तक के काल को इन्होंने चारण काल की संज्ञा दी है, क्योंकि इस काल में चारणों द्वारा अपने आश्रयदाताओं का गुणगान किया गया है और यह प्रवृत्ति बहुत प्रबल होकर आई है। यदि ध्यान दिया जाए तो किसी भी युग को दो नाम देना कहाँ तक उचित है, ये बहुत एक अपने आप में विचारणीय प्रश्न है। दूसरी ओर इस युग की शैलियों और व्यक्तियों को बांटना कहाँ तक सही बैठता है ना। और इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि यह नामकरण भाषा के आधार पर किया गया है। ऐसा करने से हिंदी साहित्य का विकास और परिवर्तन क्रम का अध्ययन असंभव हो जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी एक चुनौती है हमारे लिए। तीसरा, इस युग में के जैन साहित्य को कहीं भी स्थान नहीं मिल पाया। यह अपने क्लेवर में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को समाया है जिसके बारे में हम ऊपर बात करके आ रहे हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नामकरण भी हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। नंबर 7 पे हमारे पास है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नामकरण, आदिकाल। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल के नामकरण में निर्णायक योगदान दिया। उनके मतानुसार यह कालखंड विविध विकासोन्मुख प्रवृत्तियों का युग है। जिस साहित्य को शुक्ल जी ने धार्मिक और सांप्रदायिक कहकर उपेक्षा कर दी है, उसमें भी सहज और उदात्त मानवीय भावनाओं के दर्शन होते हैं तथा धर्म, अध्यात्म या संप्रदाय विशेष का नाम साहित्य की सहज प्रेरणा में बाधक नहीं हो सकता। यदि इस बात को हम स्वीकार कर लें कि वह बाधक है, तो एक बात हमारे पास से और आ जाती है कि भक्ति काल का समूचा साहित्य, जिसे भक्त कबीर, गुरु नानक देव, सूरदास, तुलसीदास आदि ने लिखा, वह सारे का सारा जो साहित्य है हमें उठाकर एक तरफ रख देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त श्रृंगार लोक रुचियों में विविधता भी इस युग में देखी जा सकती है। अतः डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल को वीर गाथा काल ना कहकर आदिकाल कहना अधिक संगत माना। यद्यपि वह स्वयं इस नामकरण से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यह नामकरण भ्रामक धारणा की सृष्टि करने वाला है, किंतु उन्होंने कहा कि यह इतना बुरा भी नहीं है। द्विवेदी जी ने इस काल को बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त, सजग और सचेत कवियों का काल माना है।
जो उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण का परिचायक है। अतः द्विवेदी जी का नामकरण आदिकाल ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। इसी नाम को अधिकांश इतिहासकारों विद्वानों ने अपने अपने मतों में मान्यता दी है। हिंदी साहित्य में आज तक जो प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं उन सब का आदिम बीज इस युग मतलब आदिकाल के साहित्य में खोज सकते हैं। इस युग की आध्यात्मिक, श्रृंगारिक तथा वीरता की प्रवृत्तियों का विकास हम बाद वाले आने वाले प्रवर्ती युगों में के साहित्य में देख सकते हैं। अतः हम द्विवेदी जी के इस मत से सहमत हो सकते हैं कि इसे आदिकाल कहा जाए। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि हिंदी के आरंभिक काल को लेकर, उसके नामकरण को लेकर प्राय विद्वानों में मतभेद पाए गए। बहुत सारे विद्वानों ने या इतिहासकारों ने अपने अपने मत के अनुसार इसका नामकरण करने का प्रयास किया, जो कि हम ऊपर विचार करके जिस पे आए हैं। यह नामकरण जो है पूरी तरह से सार्थक नहीं थे और अंत में हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा समझाया गया या बताया गया नामकरण ही ज्यादा सटीक और सार्थक लगता है। अतः हम इस युग को आदिकाल ही कहना उचित समझेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों, जल्द मिलते हैं नए प्रश्न।